नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूलस्टोन क्लासेस में। तो एज यूजुअल हम लोग बिहार करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत है। बिहार करंट अफेयर्स सीरीज में हम लोग आ चुके हैं फरवरी का महीना। ये जो महीना है काफी इंपॉर्टेंट रहता है और इसमें जो टॉपिक्स डिस्कस मैं करने वाला हूँ वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये आप पार्ट 1 देख रहे हैं फरवरी महीने का, इसका पार्ट 2 भी आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो सीरीज जो है आपको पता ही होगा कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और जितने भी बिहार के गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उन सब के लिए ये इक्वली इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस वीडियो सीरीज को अंत तक देखिएगा इस वीडियो को, और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे आप देख सकते हैं। इन टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम लोग कवर करते हैं, वो है कोल्ड एंड फॉग इन बिहार हिट्स रबी क्रॉप। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, टॉपिक जो है बहुत ज्यादा ऐसा आपको लगेगा कि इसमें क्या न्यूज है, लेकिन इसके जो टेक्निकलिटीज है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके मेंस राइटिंग में भी हेल्प कर सकता है, साथ ही साथ प्रीलिम्स में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए क्या न्यूज क्या है। तो जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स ने कहा है कि जो उन्होंने प्रिलिमिनरी असेसमेंट किया था बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में बिहार में, जिसमें कोल्ड एंड फॉग, ठीक है, जारा और कोहरा का जो कहर था, डैमेज्ड कौन कौन से क्रॉप को, तो पोटैटो, मस्टर्ड एंड फॉलोड बाय सम लेंटिल्स आल्सो। ठीक है, तो जो रबी क्रॉप्स होते हैं हमारे, आलू हो गए, सरसों हो गए, ये दोनों क्या है, रबी क्रॉप्स है। तो इसमें जो है कोल्ड एंड फॉग के कारण इनकी प्रोडक्शन जो है, इनकी ईल्ड जो है कम हुई है। ठीक है, तो किस तरह से कम हुई है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस रिपोर्ट में ऐसा बताया कि वीट क्रॉप में ऐसा लो ईल्ड या ऐसा कुछ डैमेज का होने का बहुत ज्यादा केसेस नहीं आया है। ठीक है, तो ये तो रबी क्रॉप्स भी पता होना चाहिए। तो 3 टाइप्स के क्रॉप होते हैं, रबी, ठीक है, फिर खरीफ और जैद। ठीक है, तो 3 टाइप्स के होते हैं। रबी जो होता है हम लोग उसको सो करते हैं, रोपते हैं कब, नवंबर से दिसंबर के बीच में, और अप्रैल मार्च के महीने में हम लोग उसको काट लेते हैं। ठीक है, फिर बीच में 1-2 महीने का जो टाइम आता है, ठीक है, बीच में जो गैप आता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैद क्रॉप लगाते हैं। ठीक है, वाटरमेलन वगैरह। फिर खरीफ क्रॉप जो है जिसको मानसून क्रॉप्स भी बोला जाता है, जिसमें जून जुलाई के आसपास जब बारिश होती है तब उसमें क्रॉप रोपा जाता है और नवंबर दिसंबर तक काट लिया जाता है। तो ये 3 जो क्रॉप्स है, बेसिक तो पता ही होगा, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। डिटेल्स में अगर आया जाए तो कृषि विज्ञान केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बारे में भी मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा थोड़ी देर में। कंफर्म द डैमेज ऑफ रबी क्रॉप्स वर ड्यू टू कोल्ड वेव एंड कोल्ड डे कंडीशंस। ठीक है, तो ये क्यों हुआ, कोल्ड डे कंडीशंस ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो देख रहे होंगे आप, महसूस कर पा रहे होंगे क्लाइमेट चेंज का असर जो है ना, वो धीरे धीरे आपको पता चल रहा होगा कि धीरे धीरे हमारा जो क्लाइमेटिक पैटर्न्स है वो शिफ्ट होते जा रहा है। ठीक है, जब मानसून चाहिए, मानसून कब जनरली आ जाता है इंडिया में, तो जून जुलाई के आसपास में आ जाता है। अब क्या हो रहा है, जून जुलाई के बाद लेट जुलाई में या अगस्त के टाइम पे मानसून इंडिया में आ रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है, मानसून लेट तक भी रह रहा है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर तक मानसून रह जा रहा है। तो अगर मानसून चेंज हो रहा है, फिर उसी हिसाब से विंटर सेशन भी चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेटिक पैटर्न जो है काफी ज्यादा चेंज हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग जो हमारे फार्मर्स उनको भी चेंज होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो वो चेंज नहीं हो पा रहा है, इसीलिए जो है क्लाइमेटिक पैटर्न चेंज होने के कारण लेट सोइंग हो रहा है। ठीक है, क्रॉप की जो रोपनी है रबी क्रॉप्स की, उसको लेट रोपा जा रहा है। तो लेट रोपा जाएगा तो ऑब्वियसली क्लाइमेटिक कंडीशन जो है फेवरेबल नहीं होंगे, क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवरेबल ऑप्टिमम नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली उनका ईल्ड या प्रोडक्शन जो होगा कम होगा। ठीक है, जैसे कि कंपैरिजन किया गया, जो बहुत लेट रोपा गया था आलू को, उसमें 25 से 40% डैमेज मिला है। ठीक है, और वहीं पर जो पहले रोप दिया गया था वहां पर जस्ट 15% जो है डैमेज मिला है। मस्टर्ड जो सरसों है उसमें भी 10 से 15% जो है उसमें भी डैमेज मिला ड्यू टू लेट सोइंग। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि क्या प्रभाव पड़ता है अगर टाइमली अगर नहीं रोपा जाए। ठीक है, तो क्लाइमेटिक पैटर्न्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये कौन समझाएगा, ज्यादातर फार्मर्स तो उतने समझदार वैसे नहीं है ना, पढ़े लिखे उतना नहीं है, लेकिन हाँ ऑब्वियसली उतने सालों से फील्ड में है तो उनको थोड़ा बहुत तो पता रहता ही है। लेकिन उनको ये सब बताना कि कब रोपना चाहिए, क्या क्लाइमेटिक पैटर्न रहेगा, उनको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो द चैलेंज फेस फॉर द फार्मर्स इज दैट दे हार्वेस्ट पैडी अंटिल दिसंबर। तो दिसंबर तक तो ये लोग धान की कटाई कर रहे थे,
तो अगर दिसंबर में होगा तो हम लोग रबी क्रॉप्स कब शो करेंगे? रबी क्रॉप्स नवंबर दिसंबर में रोपा जाता है और ये दिसंबर में हो रहा है, तो इसीलिए जनवरी के समय या मिड दिसंबर समय हम लोग रबी क्रॉप्स को, ये सब आलू वगैरह को हम लोग रोपते हैं। तो अगर उस समय रोपेंगे तो ऑब्वियसली ठंडी जो रहती है पीक पे रहती है बिहार में स्पेशली। तो अगर उस समय ठंडी रहेगी, इतनी ठंड रहेगी और कोहरा पड़ेगा तो धूप नहीं निकलेगा, धूप नहीं निकलेगा तो क्या होगा? प्रॉपर ग्रोथ नहीं मिलेगा, फ्लावरिंग नहीं होगा, ये सब नहीं होगा तो ऑब्वियसली यील्ड भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो कोल्ड स्पेल, सनशाइन, बहुत ज्यादा ओस गिरना, ये सब से क्या होगा? पूरा तरह से डैमेज हो जाता है क्रॉप्स। ये न्यूज इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूज में ऐसा कुछ जान नहीं है, लेकिन इसका जो टेक्निकलिटीज है बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि विज्ञान केंद्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंटीग्रल पार्ट है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम का। और फर्स्ट, इंडिया का फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र जो है स्टैब्लिश हुआ था 1974 पुडुचेरी में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और केवीके जो है बेसिकली क्या करता है? तो ये टेक्नोलॉजिकल असेसमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेशन फॉर इट्स एप्लीकेशन कैपेसिटी डेवलपमेंट, मतलब ये क्या है? जहाँ पर वैसा टेक्नोलॉजीज बनाए जाते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजीज जैसे कि सीड हो गया, फिर प्लांटिंग मटेरियल हो गया, बायो एजेंट्स, लाइफ स्टॉक हो गया, वैसे बनाया जाता है कृषि विज्ञान केंद्र में। ठीक है, ताकि वो फार्मर्स को दिया जा सके। तो वो टेक्निकलिटीज जो होती है वो प्रोवाइड कौन करता है? तो कृषि विज्ञान केंद्र। ठीक है, अवेलेबल टू द फार्मर। और इट ऑल्सो एम्स एट असेसमेंट ऑफ लोकेशन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी, क्योंकि इंडिया का जोग्राफी जो है बहुत वैरिड है ना, तो हर एरिया का अलग अलग जोग्राफी का। सिमिलरली बिहार का भी जोग्राफी बहुत ज़्यादा वैरिड है ना, नॉर्थ में अलग है, साउथ में अलग होगा। तो वहाँ का जोग्राफी को स्टडी करना, वहाँ के लोकेशन को स्टडी करना, फिर उसके अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजीज या फिर जो फार्मिंग प्रोसीजर्स है उसको अप्लाई करना, तो ये कौन बताता है? वो कृषि विज्ञान केंद्र का काम होता है। ठीक है, तो एक तरह से एक सहायता प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंड कृषि विज्ञान केंद्र स्कीम जो है वो 100% जो है फिनेंस्ड कौन करता है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। एंड ऑल्सो सैंक्शनड अंडर द एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज जो है पूसा में, तो बहुत सारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, फिर आईसीआर इंस्टीट्यूट, आईसीआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के लिए है, ये भी दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर्स। तो ये फिर रिलेटेड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एनजीओ के साथ में मिलकर कृषि विज्ञान केंद्र जो है काम करता है। ठीक है, तो ये बहुत पहला न्यूज़ था हमारा। सेकंड न्यूज़ पे आ जाता है। सेकंड टॉपिक क्या है? वो है नीतीश डिवाइस। ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आने का चांस है। तो बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, बिहार स्टेट एसडीएमए, ठीक है, बीएसडीएमए हैज लॉन्च्ड ए नीतीश डिवाइस। और नीतीश डिवाइस का फुल फॉर्म क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए और एग्जाम तक तो याद कर लीजिए, ये पक्का आने वाला है। नॉवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। तो जबरदस्ती का बनाया गया है, ठीक है, लेकिन चलिए आपको फिर भी याद तो रखना ही पड़ेगा। नॉवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। तो ये डिवाइस क्या काम करता है ये भी देख सकते हैं। तो ये बेसिकली एक डिवाइस का फोटो देख सकते हैं हम, एक पेंडेंट शेप का होता है, ठीक है, छोटा सा ताबीज शेप का आप कह सकते हैं। डिजाइन टू प्रोवाइड टाइमली अलर्ट्स टू द फार्मर्स एंड द पब्लिक। ठीक है, तो फार्मर्स और पब्लिक को ये अलर्ट प्रोवाइड करता है। किस तरह से अलर्ट प्रोवाइड करता है? कहीं पे अगर बिजली लाइटनिंग हो रहा है, बिजली जब गिरता है या फ्लड आने वाला है, हीट वेव्स के बारे में, कोल्ड वेव्स के बारे में, ये सब भी जब भी एनवायरमेंटल कंडीशंस अप एंड डाउन होते हैं तो ये अलर्ट भेजेगा, ये मशीन जो है ये भेजेगा। तो आम पब्लिक और फार्मर्स के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया। ठीक है, तो ये क्योंकि क्या होता है कि लाइटनिंग से ना बहुत ज़्यादा मौतें होती है इंडिया में। ठीक है, और स्पेशली फार्मर्स के, क्योंकि फार्मर्स खेत में काम करते हैं तो वहाँ पर कोई शेड वगैरह नहीं रहता है, तो बहुत बार होता है कि बिजली गिर जाने के कारण वो उनका डेथ भी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे अब मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ओपन फील्ड में हैं और मान लीजिए आपके आसपास में कोई शेड नहीं है, स्ट्रॉन्ग शेड वाला रीजन नहीं है, ठीक है, घर वर नहीं है, तो अगर घर है आसपास में तो तुरंत जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंच जाइए। नहीं है कहीं पे भी तो उस ग्राउंड पे कहीं पे भी क्या हो जाइए, बैठ जाइए आप चुपचाप से। ठीक है, बैठ जाइए, जैसे हम लोग टॉयलेट करने के समय बैठते हैं उस तरह से बैठ जाइए और अपने कानों को बंद कर लीजिए। और जितना सरफेस एरिया आपका कम होगा उतना सही रहेगा। ऐसा नहीं है कि लेट जाना है, जितना सरफेस एरिया कम होगा उतना
कम रखिएगा। जो मेटल वगैरह के और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, है ना, लोहा वगैरह, तो उन सबको पास मतलब मत छूइएगा जब बिजली कड़क रहा है, या फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी का वायर हो उसके आसपास में मत रहिएगा। तो ये कुछ है जिससे आप बच सकते हैं लाइटनिंग वगैरह से, ठीक है। फ्लड लाइक सिचुएशन, हीट वेव्स, ये सब से भी ये अलर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो दिस इनिशिएटिव्स, क्योंकि पता ही है जो मैं बता दिया, रिकरिंग डेथ्स होता है, एम्फसाइजिंग द डिवाइस रोल इन सेफ्टी ऑफ द फार्मर स्पेशली। और ये बनाया किसने है, तो ऑब्वियसली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना ने कोलैबोरेशन करके बनाया है बिहार सरकार से, ठीक है। एंड डिवाइस इज कनेक्टेड टू द बिहार मेट्रोलॉजिकल सर्विस सेंटर, ठीक है, जहां पर लेटेस्ट और रियल टाइम जो एक्यूरेट वेदर रिलेटेड अलर्ट्स होंगे वो डायरेक्टली मिल जाएगा सिटीजन्स ऑफ बिहार को, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली इतना फुल प्रूफ काम नहीं करता, क्योंकि बिहार क्या, इंडिया में ही मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, इवन मैं भी आईएमडी में वहाँ पर कुछ दिन मैं बिताया था, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट दिल्ली में, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा काम नहीं होता है, बहुत पुराने यूज़ किए जाते हैं। जिस तरह से जापान या बहुत सारे कंट्रीज़ में उतना एडवांस सिस्टम एटलीस्ट इंडिया में नहीं है, और इंडिया में नहीं है तो बिहार में भी बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये जो डिवाइस है, जब, ठीक है ना, विल बी गेट चार्ज फ्रॉम बॉडी हीट, ये बॉडी हीट से ही चार्ज हो जाएगा। और ये अलर्ट किस तरह से भेज सकता है, तो 3 तरह से भेज सकता है। तो एक तो वॉइस मैसेज भेज सकता है जब भी आने वाला होता है। फिर इट्स कलर विल चेंज फ्रॉम ग्रीन टू रेड, तो ये भी अगर ग्रीन से रेड में हो जाएगा तो भी समझ सकता है। मान लीजिए कोई फार्मर को सुनाई नहीं देता है, देख तो सकते हैं ना, तो इसलिए ऐसा भी बनाया गया। फिर द डिवाइस विल कीप वार्मिंग टिल इट्स यूजर स्विचेस इट ऑफ, ठीक है। और डिवाइस जो है गर्म होना शुरू हो जाएगा जब भी अलर्ट आएगा, तो अगर आप बंद नहीं करेंगे तब तक ये गर्म होते रहेगा। तो इस तरह से 3 तरीके से जो है अलर्ट जो है सिटीजन्स तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसके दुष्प्रभाव भी हैं, ठीक है, डिसएडवांटेजेस भी है, उसको भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी के साथ में हमेशा कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होता ही है, और स्पेशली मशीन्स है तो ऑब्वियसली होना तय है, ठीक है। तो ये न्यूज़ कवर हो जाता है 2। तीसरा जो हम लोग आ जाते हैं, तीसरा आने से पहले थोड़ा सा जान लीजिए बिहार स्टेट डेवलपमेंट जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में है। छोटा सा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये बेसिक जो स्टैटिक नॉलेज है वो पता होना चाहिए कि ये सेटअप कब हुआ था। तो 6 नवंबर 2007, क्योंकि डेट पूछते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में, अंडर सेक्शन 14 सब क्लॉज 1, ठीक है। एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 के अंतर्गत हुआ था, ठीक है। और यही इसका मेन मोटो यही है कि सेफ एंड डिजास्टर रेसिलियंट बिहार बाय डेवलपिंग हॉलिस्टिक प्रोएक्टिव मल्टी डिजास्टर एंड मल्टी टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्ट्रेटजी, ठीक है। एंड इट दिस विल बी अचीव्ड थ्रू विच हाउ कल्चर ऑफ प्रिवेंशन, मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस, है ना। हम लोग अलर्ट्स भेजेंगे, अवेयरनेस आएगा, तभी हम लोग ये सब चीज़ों से बच सकते हैं, ऐसे डिजास्टर से बच सकते हैं। देख सकते हैं अभी जो सिचुएशन है बिहार में, ऑब्वियसली मानसून एंड हो रहा है, लेकिन अभी भी बाढ़ लाइक सिचुएशन है, जो स्पेशली नॉर्दर्न वाला बिहार, ठीक है। तो ये अलर्ट भेजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये डिवाइस ऑब्वियसली हेल्प करेगा। नेक्स्ट थर्ड टॉपिक पे हम लोग आ जाते हैं, वो है इलीगल माइनिंग इन बिहार। ये न्यूज़ जो है मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ, लेकिन इस न्यूज़ को मैं और ज़्यादा डिटेल में कवर करना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इससे फ्रेम हो सकते हैं। तो ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, ठीक है, तो वो आपको पता ही है बिहार में बहुत ज़्यादा माइनिंग माफिया, स्पेशली सैंड माफिया बहुत ज़्यादा है ना। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छापा मारा था बहुत सारे माइनिंग माफिया के घरों पे। और माइनिंग माफिया जो है बेसिकली ये सारे क्या है, लगभग के लगभग ये सब या तो कॉरपोरेट हाउस के बड़े बड़े आदमी है, या फिर वो कोई ना कोई पॉलिटिकल एफिलिएशंस होते हैं इनके, माइनिंग माफिया के, स्पेशल बिहार में, है ना। तो इलीगल सैंड माइनिंग विच कॉजेस, इसके बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत सारे हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन एनवायरमेंट इज वेरी लार्ज, है ना, एंड ह्यूज लॉसेस इन द स्टेट एक्सचेकर्स। और कहा जा रहा है जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ईडी ने ये मामला जब जांच किया था, तो इलीगल सैंड माइनिंग के कारण जो है बिहार में लगभग हर साल 400 करोड़ के आसपास ये जो रेवेन्यू जो होता है लॉस होता है, क्योंकि ये जो है ना एक तरह से ब्लैक मनी में वो लोग काम करते हैं। इलीगल वो लोग अप्रूवल ले लेते हैं, फिर अगर मान लीजिए आपको बोला गया कि 5 टन रेत निकालने के लिए वो 5 टन की जगह 10 टन निकालेगा, कोई चेक करने नहीं आता है, तो वो सब ब्लैक में बिकता है। तो ये सारा जो पैसा है गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंदर आना चाहिए था, लेकिन ये क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है।
और इसमें ऑब्वियसली बहुत सारे पॉलिटिशियंस मिले होते हैं, बिना पॉलिटिशियंस मिले हुए नहीं होता है। तो जो जनता दल यूनाइटेड के जो एमएलसी है राधाचरण शाह, ये अरेस्ट हुए थे। ठीक है। फिर सेकंड जो हुआ था, आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड के जो डायरेक्टर्स है जगनारायण सिंह एंड सतीश कुमार सिंह, तो ईडी ने इन दोनों पे ही ज्यादातर काम किया, तो और भी बहुत सारे हैं। अर्लियर ईडी ऑल्सो इन्वेस्टेड, तो ईडी जो है जहां पर भी फाइनेंस से रिलेटेड होगा तो वहां पर ईडी पहुंच जाता है। तो ये सैंड कोल माइनिंग ये सब बहुत ज़्यादा होता है वेस्ट बंगाल झारखंड छत्तीसगढ़ एरिया में, कहाँ जहाँ पर मिनरल्स बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर माइनिंग इस तरह से बहुत ज़्यादा होता है, तो ईडी हमेशा ही इस जगह पे छापा मारते रहती है। तो सैंड माइनिंग जो है बेसिकली क्या होता है कि ये होता है रिमूवल ऑफ द प्राइमरी नेचुरल सैंड एंड सैंड रिसोर्सेज। ठीक है। तो जो पानी रिवर्स के साथ में बहकर जो रेत आती है उसी को क्या करता है निकाला जाता है, और उसको घर बनाने में तो ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है। और साथ ही साथ में बहुत सारे और भी वैल्यूएबल मिनरल्स मेटल क्रश स्टोन्स भी वहां पर कभी कभी निकल जाते हैं। द एक्टिविटीज ड्रिवन बाय वेरियस फैक्टर पोजेस सीरियस थ्रेट टू इकोसिस्टम एंड कम्युनिटीज। तो ये जो प्रॉब्लम है दो तरह से है, एक तो है कि एनवायरमेंट पे तो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता ही है, दूसरा जो है वो सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होता है। इकोनॉमिकल इम्पैक्ट देख सकते हैं कि रेवेन्यू जो गवर्नमेंट के पास आना चाहिए था वो नहीं होता है। फिर सोशल जो होता है कि बहुत सारे यहाँ पे माफियाज होते हैं, वो क्या करते हैं आसपास का एरिया जो है पूरा खराब हो जाता है, वहां पर एक तरह से जंगल राज टाइप का बन जाता है, तो लोग सही तरह से खुलकर जी नहीं सकते फ्रीडम के साथ में। तो एक किस्सा ही हुआ था मेरे साथ में, मैं भी जब एक बार गया था, जब मैं अपना थीसिस लिख रहा था तब वहां पर गया था रिवर के साथ में। ठीक है, रिवर के पास में गया था एक्चुअली। तो मैं जब वहाँ पर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहा था तो जहाँ जाना चाहिए था मुझे वहाँ पर मैं जाना चाहता था, लेकिन वहाँ पर पुलिस जो है जाने नहीं दिया गया था। कहा गया था कि ये माइनिंग एरिया है तो आप यहाँ पर नहीं जा सकते। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, कोई नियम ऐसा नहीं है कि आप, क्योंकि पूरा इंडिया में आप कहीं पे भी जा सकते हैं ना। तो ये जो चीजें हैं माफिया लोग का बहुत ज्यादा चलता है। ठीक है। और इसको प्रिवेंट करने के लिए जो है सैंड माइनिंग के लिए बहुत सारे एक्ट, तो एक्ट जैसे देख सकते हैं माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, एमएमडीआर एक्ट। ठीक है। इस एक्ट के तहत जो है सैंड को माइनर मिनरल में कंसीडर किया गया, और अगर माइनर मिनरल है तो जो भी इसका देख रेख है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। तो माइनर मिनरल होगा तो हर स्टेट गवर्नमेंट अपने अंदर देखेगा, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जैसे कोयला, कोयला जो है मेजर मिनरल है, तो वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएगा। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपको रखना है सैंड किस में आता है। फिर माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023, ये सबसे लेटेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पहला वाला एक्ट है एमएमडीआर एक्ट को, इसी को ही मेनली इसको अमेंड किया गया है, और ये माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है। फिर 2006 का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट वाला है। ठीक है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया था कि अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल सैंड माइनिंग कलेक्शन एक्टिविटीज, इवन एन एरिया लेस देन 5 हेक्टेयर भी हो तो उसके लिए भी अप्रूवल चाहिए कि हमको माइनिंग करना है। लेकिन बहुत ज़्यादा माइनिंग का परमिशन भी बहुत इजीली ब्राइब देकर हो जाता है। फिर सस्टेनेबल एंड सैंड मैनेजमेंट, सस्टेनेबल सैंड मैनेजमेंट गाइडलाइंस जो है 2016 में आया था। ये कौन लाया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज जो है उसकी ने इशू किया था, और उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था कि एनवायरमेंटली सस्टेनेबल एंड सोशियो रिस्पॉन्सिबल माइनिंग होना चाहिए। स्पेशली सैंड माइनिंग कोल माइनिंग सबके लिए ही है कि हम लोग जो भी माइनिंग कर रहे हैं सस्टेनेबली होना चाहिए, एनवायरमेंटली सस्टेनेबली होना चाहिए, एंड कंजर्वेशन ऑफ रिवर इक्विलिब्रियम एंड इट्स नेचुरल इन्वायरमेंट, क्योंकि सैंड माइनिंग से जो रिवर इक्विलिब्रियम है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है। जो एक्वाटिक क्रिएचर्स होते हैं वो भी, उनका भी पूरा तरह से उनका डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है। नेचुरल एनवायरनमेंट। फिर एनफोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइंस फॉर सैंड माइनिंग 2020, ये भी आया था, तो ये ईडी के अंतर्गत ही आता है। ठीक है। तो गाइडलाइंस प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल फॉर मॉनिटरिंग सैंड माइनिंग अक्रॉस इंडिया। ठीक है। अब ईडी के बारे में जान लेते हैं। ईडी यानी डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। ठीक है। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन काम होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, जहां पर भी पैसा से रिलेटेड आएगा, चाहे वो ब्लैक मनी हो या फिर किसी तरह से हवाला मनी हो, क्राइम से रिलेटेड हो, कुछ से भी रिलेटेड, अगर ड्रग्स का भी मनी हो तो सब जो है ईडी ही जांच करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग एंड वायलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉस। ठीक है। एफआरबीएन जो लॉ है उसके तहत भी ये
काम करता है। एंड इट फंक्शंस अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सा डिपार्टमेंट? तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, और मिनिस्ट्री कौन सा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। और ये प्रीमियर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। और इसके जो अलग अलग रीजनल ऑफिसेस होते हैं, ठीक है, तो पटना में इसके रीजनल ऑफिसेस भी है। एंड डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट वाज एस्टैब्लिश कब हुआ था? तो 1956 में हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में है। तो ये सब कुछ हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, वो है न्यूज बिहार फ्लोर टेस्ट। ये बहुत पता ही होगा कि बिहार में पॉलिटिक्स कैसे चलती है। कोalition गवर्नमेंट मैक्सिमम टाइम पे रहती है, और जो हमारे जेडीयू के यानी चीफ मिनिस्टर जी हैं नीतीश कुमार जी, वो इधर से इधर करते रहते हैं बिटवीन बीजेपी एंड आरजेडी। तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है, ठीक है। तो जनता दल यूनाइटेड कोalition गवर्नमेंट इन बिहार ओन द कॉन्फिडेंस मोशन बाय 129 वोट्स, ठीक है। तो आरजेडी के 3 मेंबर जो है, वो क्या होता है, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया गया था, यानी फ्लोर टेस्ट जब हो रहा था, तब 3 मेंबर जो है वो चले गए थे जेडीयू के साथ में। तो इसी के खिलाफ में जो है आरजेडी लीडर रेज्ड ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है वो भी जानना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो न्यूज तो बहुत सिंपल है, लेकिन ये जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जैसे पॉइंट ऑफ ऑर्डर, फ्लोर टेस्ट क्या होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, ये सब जानना जरूरी है। तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, टेकिंग ऑब्जेक्शन टू पार्टी एमएलए सिटिंग अमंग द मेंबर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी अहेड ऑफ द वोटिंग ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, जैसे मैंने बताया। तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर बेसिकली क्या होता है, तो कोई भी एक मेंबर जो है कैन रेज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर व्हेन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस डू नॉट फॉलो द नॉर्मल रूल्स ऑफ प्रोसीजर। जो भी हम विधानसभा या पार्लियामेंट का जो भी नॉर्मल रूल्स है, प्रोसीजर है, अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है सदन, तो बेसिकली ये कोई मेंबर जो है वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर ला सकता है, रेज कर सकता है। और पॉइंट ऑफ ऑर्डर शुड रिलेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शुड रिलेट टू द इंटरप्रिटेशन या फिर एनफोर्समेंट ऑफ द रूल्स ऑफ हाउस, ठीक है। रूल्स जो है, रूल्स एंड रेगुलेशन जो हाउस के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, और सच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट रेगुलेट्स द बिजनेस ऑफ द हाउस, ठीक है। एंड शुड रेज द क्वेश्चन दैट इज विद इन द कॉग्निजेंस ऑफ द स्पीकर, ठीक है। इट इज यूजुअली रेस्ड बाय एन ऑपोजिशन मेंबर से ही ज्यादातर रेज करते हैं, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द गवर्नमेंट, जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है उसको कंट्रोल करने के लिए। इट इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस एज इट सस्पेंड द प्रोसीडिंग बिफोर द हाउस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा नहीं है कि कब हर रोज होता है हाउस में। तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिवाइस है, और ये जब भी होगा तो जो प्रोसीडिंग होगी उस हाउस की वो सस्पेंड कर दी जाएगी, स्थगित कर दी जाएगी। और नो डिबेट इज अलाउड ऑन ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो है आपके एग्जाम्स में आ सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑब्वियसली आपको पता होगा, जब भी कोalition गवर्नमेंट होती है या फिर गवर्नमेंट अलग अलग टूट जाती है, ठीक है, तो मेनली जो भी हाउस है ना, लोकसभा, राज्यसभा या फिर विधानसभा, वहां पर आपको कॉन्फिडेंस शो करना पड़ता है कि आप अगर रूलिंग गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहते हैं, तो आपके पास मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स होने चाहिए। अगर आपके पास मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स है तो मतलब आप फ्लोर टेस्ट एक तरह से पास कर जाते हैं। तो फ्लोर टेस्ट, नो कॉन्फिडेंस मोशन, मोर एंड लेस सेम थिंग है, ठीक है। तो द मोशन नीड्स, नो कॉन्फिडेंस मोशन नीड्स द सपोर्ट ऑफ एटलीस्ट 50 मेंबर्स टू बी एडमिटेड, ठीक है। एंड इफ ए नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास द गवर्नमेंट मस्ट रिजाइन, और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया ऑब्वियसली तो वो रिजाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आर सिग्निफिकेंट political events that usually occur where the perception of government loses majority support, है ना। तो ऐसा लगता है कि अगर मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं है रूलिंग गवर्नमेंट के पास में, तभी ये ज्यादातर पेश किया जाता है। फ्लोर टेस्ट भी लगभग वही चीज है, ठीक है। टर्म यूज्ड फॉर द टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी, कि आप अगर रूलिंग गवर्नमेंट है और आपको एक तरह से प्रूफ कर देना पड़ेगा उस हाउस को कि आपके पास मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स है, तो उसी को बेसिकली फ्लोर टेस्ट कहते हैं, ठीक है। In the absence of clear majority, when there is more than one individual taking claim to form the government, governor may call for a special session, ठीक है। Who has the majority of the government? मान लीजिए एक स्टेट में टोटल सीट है 100, ठीक है। अब उसमें 4 पार्टीज हैं, ए बी सी डी मान लीजिए, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि किसी को 25 वोट मिला है, किसी को 24 वोट मिला है, किसी को 25 वोट मिला है, ऐसे करके मान लीजिए ऐसे वोट्स मिला है, तो किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिला है। तो गवर्नमेंट क्या कहेगी, तो सारे पार्टीज को बुलाएंगी और कहेगी कि कौन गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहता है। अगर
ए अगर गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहता है तो उसको मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स यानी 50 से ज़्यादा सीट्स प्रूव करना पड़ेगा कि मेरे पास है। अगर वो कर लेती है तो मतलब वो फ्लोर टेस्ट पास कर जाती है और नो कॉन्फिडेंस मोशन उसके खिलाफ नहीं पेश होगा बेसिकली, है ना। तो सम लेजिस्लेचर फ्लोर टेस्ट के दौरान क्या होता है, एब्सेंट भी हो सकते हैं या फिर वोट नहीं भी दे सकते हैं, इनकी मर्जी रहती है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। ये तो सबसे 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 इम्पोर्टेंट है, हमेशा ही एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता ही रहता है, क्योंकि ये बजट से रिलेटेड है। बिहार गवर्नमेंट ने पेश किया है बजट अपना 2024-25 वाला 2.7 लाख करोड़, मोटा मोटी आपको याद रखना है 2.7 लाख करोड़। हम लोग डिटेल में आएंगे थोड़ी देर में। और इस बजट में जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, एजुकेशन पे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है। लगभग से लगभग 22% ऑफ होल बजट जो है वो मेनली एजुकेशन डिपार्टमेंट में यूज किया जाएगा। अब इतना सारा बजट जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाता है, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बिहार में दिन प्रतिदिन कम ही होते जा रहा है। कहाँ इंप्रूव हो रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो द गवर्नमेंट हैज लेड स्पेशल फोकस ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे भी बहुत ज्यादा है, टूरिज्म पे भी बहुत ज्यादा खर्च कर रहा है, और लगभग 1 लाख करोड़ जो है फॉर सन्ड्री गवर्नमेंट स्कीम्स, अलग अलग स्कीम्स के लिए जो विविध स्कीम्स हैं उसके लिए मेनली 1 लाख करोड़ स्कीम्स होगा, ठीक है। तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर दोनों ही सेम है, हमारे सम्राट चौधरी ने ये पेश किया है। बजट जो है देख लीजिए, ये आंकड़ा जो है आपको याद रखना है, ठीक है। 2,78,725.72 करोड़ का ये बजट हुआ है, ठीक है। और इसमें लगभग 22,200.35 करोड़ जो है यानी 22.20% जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में खर्च होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे डेटा याद रखना। फिर 13,840.56 करोड़ जो है यानी 13.84% जो है ये रूरल डेवलपमेंट पे खर्च होगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है रूरल डेवलपमेंट। तीसरे नंबर पे आता है 8,191 करोड़ का जो है वो लगभग 8.19% जो है वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में खर्च होने वाला है, ठीक है। फिर रूरल वर्क्स के लिए है लगभग 7,409 करोड़ यानी 7.41%। हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए देखिए, हेल्थ डिपार्टमेंट में 7.12% खर्च होगा यानी 7,1117, ठीक है। अगर आपको परसेंटेज भी याद रहेगा तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको याद रखना। जो पूरा बजट है मेन बजट वो भी याद रखना, और अगर आपको ये वैल्यूज याद नहीं हो रहा तो एटलीस्ट परसेंटेज तो याद रखिए, परसेंटेज याद रहेगा तो आप निकाल भी सकते हैं आराम से, ठीक है। फिर जो अलग अलग जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप स्कीम्स यूज करती है ना, क्लास 10-12 कॉलेज के लिए या फिर बहुत सारे जो प्रिपरेशंस के लिए, उसमें लगभग 3,073 करोड़ जो है खर्च करेंगे, ठीक है। फिर गवर्नमेंट हैज आल्सो एस्टिमेटेड एन एक्सपेंडिचर ऑफ 5,040 करोड़ ऑन गुड गवर्नेंस स्कीम्स के लिए, जैसे वो 7 निश्चय में आता है, 7 निश्चय पार्ट में आता है, पार्ट 2 वाले प्रोग्राम में लगभग 5,440 करोड़ खर्च करेंगे। फिर बजट हैज रेवेन्यू सरप्लस कितना है, ठीक है। तो 1,121.41 करोड़ जो है रेवेन्यू सरप्लस है। फिर फिजिकल डेफिसिट कितना है, ये बेसिकली फिजिकल डेफिसिट कितना है तो 2.98 है, ठीक है। और डेप्थ जो है कितना बकाया है यानी देना पड़ेगा बिहार सरकार को, वो है 3.48 लाख करोड़। तो ये सारे ही डेटा, रेवेन्यू सरप्लस, फिजिकल डेफिसिट, आउटस्टैंडिंग डेप्थ कितना है, ये सब पता होना चाहिए। और 7 निश्चय जो है क्या कौन कौन से पार्ट है देख सकते हैं पार्ट 2 के, तो 7 मेन एम्फोसिस दिया गया है। निश्चय 1 जो है युवा शक्ति एंड प्रोग्रेस ऑफ बिहार, स्ट्रॉन्ग वुमेन एंड केपेबल वुमेन, ये हमारा सेकंड वाला है। फिर इरिगेशन वाटर टू एवरी फील्ड, ये तीसरा है। चौथा जो है क्लीन विलेज प्रॉस्परस विलेज, है ना। फिर क्लीन सिटी डेवलप्ड सिटी, इजी कनेक्टिविटी एंड एडिशनल हेल्थ फैसिलिटीज फॉर ऑल। तो ये हमारे 7 निश्चित प्रोग्राम है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो ये जो बिहार हमारा जो जो हमारा बजट है ये तो हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम लोग फरवरी में उसमें और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे और भी टॉपिक्स को जो जो, जो फरवरी के महीने में हुए हैं।
तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, कुछ डाउट हो सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर से जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।